हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस से संबंधित कुछ एमसीक्यू बेस और कुछ कॉन्सेप्ट बेस वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होंगी, जिसमें मैंने एक वीडियो में संक्षिप्त में सारा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की है। शायद आई होप वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम इसी कड़ी में बात करते हैं इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड की। तो ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो हम बारी बारी से थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस, थोड़ा एमसीक्यू बेस और इसके केस लॉ, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उसके बारे में, और जो धाराएं, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। वैसे तो 511 धाराएं, सारी धाराएं नहीं पढ़नी रहती हैं, हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हैं कौन कौन सी धाराएं इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं थोड़ा आपका समय कम लेते हुए कोशिश करूँगा कि जल्दी से कम समय में ज़्यादा कुछ बता पाऊँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की। आईपीसी 1860 जो है, ये प्रथम विधि आयोग जब 1833 में बना था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी बना था। तो इसका जो अधिनियम संख्या है वो है 45, यानी आईपीसी का अधिनियम संख्या 45 है। इसकी प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 1862 है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी प्रवर्तन तिथि क्या है। तो प्रवर्तन तिथि जो है इसकी 1 जनवरी 1862, यानी 1 जनवरी 1862 है। 23 अध्याय हैं इसमें और 511 धाराएँ हैं, यानी आईपीसी में टोटल 511 धाराएँ हैं और 23 अध्याय हैं। सबसे बड़ा अध्याय 17 है, सबसे छोटा अध्याय 23 है, जिसमें केवल एक धारा है जो सेक्शन 511 है। और ये प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर बना था, जो 1834 में बना। अब हम बात करते हैं इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जिन धाराओं पर ये जो है जिसमें जो विभिन्न टाइप की परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 6। जो आईपीसी की धारा 6 है वो आईपीसी की कुंजी यानी की ऑफ आईपीसी किस धारा को बोला जाता है। तो की ऑफ आईपीसी यानी आईपीसी की, यानी भारतीय दंड संहिता की कुंजी कौन सी धारा को बोला जाता है। तो ये धारा 6 है। वहीं हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन क्लॉज की। तो मैं थोड़ा तेज़ी से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कम समय में आपकी ज़्यादा वीडियो कवर हो जाए। तो सेक्शन 8 लिंग यानी जेंडर की बात करता है। सेक्शन 9 वचन की बात करता है। 10 पुरुष और स्त्री दोनों को डिफाइन किया गया धारा 10 में। 11 में व्यक्ति है। 12 में लोक है। 14 में सरकार है। 14 में सरकार का सेवक है। 17 में सरकार है। 18 में भारत है। 19 में न्यायाधीश है। 20 में न्यायालय है और 21 में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की जो बात की गई है सेक्शन 21 में की गई है। वहीं 22 में चल संपत्ति यानी जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। 23 में सैदोष अभिलाष। 24 में बेईमानीपूर्ण। 25 में कपटपूर्वक की बात की गई है। और इसके बाद पूछता है धारा 28 और 29 पूछता है। धारा 28 कूटकरण की बात करता है। धारा 29 दस्तावेज की बात। धारा 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात करता है। 30 मूल्यवान प्रत्याभूति की। 31 बिल। 33 कार्य या लोक। 39 फिर बात करते हैं धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध की बात करता है। 41 में विशेष विधि दी है। 42 में स्थानीय विधि। और फिर आता है धारा 44 में क्षति इंजरी की बात करता है। धारा 45 जीवन। धारा 46 मृत्यु। 47 में जीव जंतु। 48 में जलयान। और फिर बात करता है 49 वर्ष या मास की। 50 में धारा। 51 में शपथ। 52 में सद्भावनापूर्वक। 52A में संश्रय की बात करता है। तो संश्रय जो था 52A 1942 में जोड़ा गया था।
यानी ये आईपीसी में 1942 में संशोधन करके जोड़ा गया था। एक बार और मैं बता दूं तेज़ी से कौन कौन सी धाराएं जिसमें परिभाषित खंड में हैं, कौन कौन सी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सेक्शन 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 29A, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52A ये धाराएं डेफिनेशन क्लॉज से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री लेवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वहीं हम बात करते हैं इसके अध्याय 3 की, जो दंड के विषय में दिया गया है, यानी पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। तो सेक्शन 53 जो है वो बताती है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, दंड कितने प्रकार का है। तो जब आईपीसी बनी थी 1860 में, तब दंड जो था वो 6 प्रकार का था, जिसमें से जो है जो काला पानी है वो 1949 में संशोधन करके आईपीसी से निकाल दिया था। उसके बाद जो है इसमें 5 प्रकार के दंड बचे थे। पहला था लाइफ इम्प्रीजनमेंट, पहला था डेथ इम्प्रीजनमेंट, दूसरा लाइफ इम्प्रीजनमेंट, तीसरा इम्प्रीजनमेंट, चौथा था फाइन का, जुर्माने का, और पांचवा फॉर फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का समापरण की बात करता है। यानी पहला हो गया मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा साधारण कारावास या कठोर कारावास, चौथा हो गया जुर्माना, पांचवा हो गया संपत्ति का समापरण। तो ये 5 प्रकार के दंड की बात करता है। छठा जो था वो आईपीसी से निकाल दिया गया, जो काला पानी था। लेकिन अब जो वर्तमान बीएनएस आया है, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो बना है, उसमें जो है अब एक पनिशमेंट और जोड़ दिया है। यानी उसमें जो है सामुदायिक सेवा करके एक कारावास का जो मतलब दंड का प्रकार है वो और जोड़ दिया गया है। यानी अब दंड के प्रकार फिर से 6 कर दिए गए हैं। उसमें अब जो है सामुदायिक सेवा वर्ड जोड़ दिया गया है। वहीं जो दंड के लघुकरण की बात करता है वो सेक्शन 54 करता है। 55A समुचित सरकार को डिफाइन करता है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा कि समुचित सरकार को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो समुचित सरकार को सेक्शन 55A में किया गया है। वहीं फिर सेक्शन 73 और 74 बात करते हैं एकांत परिरोध की, 74 बात करते हैं एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। तो ये सेक्शन 73 और 74 पूछ लेता है। फिर बात करते हैं चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। तो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित चैप्टर 4 जो है ये 76 से 106 तक है। और यहाँ हम इम्पोर्टेंट कुछ धाराएं देखते हैं, जैसे 76 जो है तथ्य की भूल की बात करता है सेक्शन 76 में। 77 न्यायाधीश के कार्य की बात करता है। 78 जो जल्लाद को संरक्षण, जो फांसी लगाते हैं जल्लाद, उसके लिए संरक्षण प्रदान करता है सेक्शन 78। सेक्शन 79 तथ्य की भूल न्याय अनुमत मानी जाएगी, तो न्याय अनुमत या तथ्य की भूल के बारे में बात करता है 79। 80 जो है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना से संबंधित बात करता है। वही 81 जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया है 81 में। और डडले स्टीफन का केस है। सेक्शन 82 डॉली इन कैपेक्स, यानी डॉली इन कैपेक्स कौन होता है, जो 7 या 7 साल से कम आयु का बच्चा होता है वो डॉली इन कैपेक्स में माना जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि डॉली इन कैपेक्स कौन सी धारा में दिया गया था। डॉली इन कैपेक्स की जो बात करती है वो सेक्शन 82 करती है। वहीं सेक्शन 83 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर, यानी सक्षम गुड़िया पूछ लेता कभी कभी कि सक्षम गुड़िया कहाँ दिया गया है आईपीसी में। तो सक्षम गुड़िया की बात करता है आईपीसी की धारा 83। वही 84 जो है वो विकृचितता व्यक्ति के कार्य से संबंधित दिया गया है। तो इसमें जो है एक सूक्ति है प्योरोसिस प्योरर नॉन लोको एस्ट, यानी प्यूरोसिस फ्यूरोर नॉन लोको एस्ट। ये सूक्ति आईपीसी की धारा 84 से संबंधित है। ये मैग्नाटन रूल पर बेस है। मैग्नाटन के रूल नंबर 2 पर बेस्ड है, जो आईपीसी की धारा 84 है। और 85 अनैच्छिक मतता से जो डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है उससे संबंधित है।
86 स्वैच्छिक मतदाता से संबंधित है। 87 खिलाड़ियों को संरक्षण कौन सी धारा प्रदान करती है, तो वो 86(7) करती है, यानी आईपीसी की धारा 87 खिलाड़ियों को संरक्षण प्रदान करती है। 88 जो है चिकित्सकों के लिए यानी डॉक्टरों के लिए संरक्षण प्रदान करती है। वहीं मैं बताता हूँ थोड़ा स्पीड से, क्योंकि इस तरीके से जो है तो एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं खाली मार्जिनल नोट्स बताता हूँ, आप BRED से एक बार देख लेना। सेक्शन 89, 90 और 94 मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ये सेक्शन 94 बात करता है, यानी जो लोहार को संरक्षण प्रदान करता है, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ये किस में दिया गया है, तो सेक्शन 94 में दिया गया है। वहीं 95 तुच्छ प्रकृति के अपराधों को संरक्षण प्रदान करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स जो है ये किससे संबंधित है, तो ये डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स यानी तुच्छ प्रकृति के अपराध से संबंधित, यानी विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, इसका अर्थ है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स का कि विधि तुच्छ प्रकृति की बातों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये कहाँ, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया, तो इससे संबंधित प्रावधान आईपीसी की धारा 95 में दिया गया है। वही बात करता है 99 यानी 99 जो है जनरल एक्सेप्शन पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, निर्बंधन की। और धारा 100 शरीर से संबंधित यानी शरीर के विरुद्ध अपराध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, मृत्यु कारित करने तक शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो बात करता है वो धारा 100। और संपत्ति के विरुद्ध धारा 11 और धारा 103 बात करता है। वहीं हम बात करते हैं दुष्प्रेरण की, तो सेक्शन 107 दुष्प्रेरण किसी बात का दुष्प्रेरण की बात करता है। सेक्शन 108 दुष्प्रेरक की बात करता है। सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 4 जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दुष्प्रेरण आईपीसी में कहाँ दिया गया है, तो दुष्प्रेरण आईपीसी की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 में दिया गया है। वहीं बात करता है, पढ़ना है 114 के बाद पढ़ना है 120A 120B जो षड्यंत्र की परिभाषा दी गई 120A में, 120B षड्यंत्र के दंड की बात करता है। वहीं फिर आता है 124A जो राजद्रोह है। 124A राजद्रोह ये 1870 में जोड़ा गया था। वही फिर अध्याय 7 जो कभी कभी पूछ लेगा अध्याय 7 में क्या दिया गया है, या पूछ लेगा सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध जो हैं वो किस अध्याय में वर्णित किए गए हैं आईपीसी में, तो ये अध्याय 7 में वर्णित किए गए हैं। फिर अध्याय 8 जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध की बात करता है, तो लोक प्रशांति में जो है पूछ लेगा धारा 141, धारा 146 बलवा करना की बात करती है। फिर जो है 148 पूछ लेता है घातक आयुध से सज्जित होने वाला बलवा आईपीसी में कहाँ दिया गया है, तो धारा 148 है। वहीं 149 सामान्य उद्देश्य की बात करता है जो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस पर बेस है। वही जो है सेक्शन 153A 153A बहुत पूछा जाता है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर सौहार्द बनाए रखने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, तो ये धारा 153A में दे रखा है। वहीं फिर यहाँ 154 से 156 यहाँ बात करता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी या रेस्पोंडेंट सुपीरियर का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर का आईपीसी में कहाँ दिया गया है, तो या तो पूछ लेगा धारा 154, तो 154 बताना, 154, 155, 156 अगर तीनों दे रखा है तो तीनों मारना है। तो वैसे जनरली 154 में दिया गया रेस्पोंडेंट सुपीरियर का सिद्धांत, यानी वाइकेरियस लायबिलिटी भी पूछ लेता है कि वाइकेरियस लायबिलिटी आईपीसी में कहाँ दे रखी है, तो धारा 154 में। 159 धारा 159 दंगा की बात करती है। दंगा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दंगा निजी स्थान पर नहीं होता है, ये हमेशा पब्लिक पैलेस पर होता है, ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी। और हाँ एक चीज़ और, धारा 159 जो है ये वैसे तो मतलब जो है बेलेबल ऑफेंस है, 1 महीने की सज़ा है इसमें, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। तो ये इकलौती धारा है जो बेलेबल होते हुए और इतनी कम सज़ा होते हुए
जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संगीन अपराध माना गया है। इसमें बिना वारंट के भी मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन 159 विशेष रूप से देखना है। सेक्शन 59 में जो है दंगे की बात की गई है। दंगा दो व्यक्तियों के बीच में होता है और पब्लिक पैलेस पर होना चाहिए, प्राइवेट पैलेस पर दंगा नहीं होता। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें 1 महीने की सज़ा की बात की गई है। वहीं जो है सेक्शन है, फिर अध्याय 9 है लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित कार्य। तो चैप्टर ही पूछ लेता है कि किस धारा से किस धारा तक है। तो ये धारा 161 से 171 है, लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। वहीं निर्वाचन से संबंधित पूछ लेता है कि निर्वाचन से संबंधित अध्याय आईपीसी में कौन सा आया, किस धारा से किस धारा तक है। तो निर्वाचन से संबंधित अध्याय 9A है, जो 1975 में जोड़ा था, जो धारा 171A से 171I तक है, जिसमें भी अंदर से पूछ लेता है कि रिश्वत कहाँ परिभाषित किया गया है, रिश्वत लेना आईपीसी में। तो रिश्वत के लिए आईपीसी में 171(7)B में परिभाषित किया गया है। वहीं इसके लिए पनिशमेंट भी पूछ लेता है कभी कभी कि रिश्वत का पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, यानी दंड कहाँ दिया गया है। तो वो 171 में दिया गया है। तो यहाँ से बस 2 ही धारा पूछता है। वही नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 177 177 की, मिथ्या इत्तिला देना, यानी जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो देना 177 में दिया गया है। जैसे हुआ है मर्डर और बता रहा है कि सांप ने काट लिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो मिथ्या यानी गलत सूचना दी गई है उसके लिए धारा 177 में प्रावधान किया गया है। वहीं 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना दिया गया है। 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो ऐसी कंडीशन में वो 1 माह के सादा कारावास और 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं फिर पूछता है सेक्शन 191 191 मिथ्या साक्ष्य देना कहाँ दिया गया है, प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 191 में, 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना। यहाँ विशेष रूप से इन 3 धाराओं को याद रखना है। 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना, यानी 91 में देना, 92 में गणना, 93 में इसके लिए दंड है, यानी मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है। तो यहाँ से जरूर पूछता है एक धारा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, 92 में मिथ्या साक्ष्य गणना, 93 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड देना। वही फिर बात करते हैं सेक्शन 228A 228A जो है वो कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण से संबंधित है। तो ये धारा बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। वहीं फिर हम बात करते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के बारे में बात करता है। तो कभी कभी चैप्टर का नाम और चैप्टर पूछ लेता है। तो अध्याय 12 में सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के बारे में दिया गया है। वहीं सिक्के की परिभाषा धारा 230 में दी गई है। सिक्के का कूटकरण काफ़ी बार पूछा गया। सिक्के का कूटकरण का प्रावधान आईपीसी में कहाँ दिया गया है। सिक्के के कूटकरण से संबंधित प्रावधान आईपीसी की धारा 231 में दिया गया है। वही भारतीय सिक्के का कूटकरण की बात की जाए तो भारतीय सिक्के के कूटकरण से संबंधित प्रावधान 232 में दिया गया है। सरकारी स्टाम्प के कूटकरण की बात की जाए तो सेक्शन 255 में दिया गया है। वहीं फिर पूछ लेते हैं अध्याय 13 बाटों व मापों से संबंधित अपराध, यानी पूछ लेगा कि बाटों और मापों से संबंधित अपराध आईपीसी के किस अध्याय में दिया गया है। तो अध्याय 13 में दिया गया है, जो 264 से 267 267 तक है। वही हम बात करते हैं अध्याय 14 की। तो अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है। तो और हाँ, एक चीज़ और, जो आईपीसी की धारा 268 है, यानी 268 है, पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। तो पूरी आईपीसी में ऐसी इकलौती धारा है जो 268 में, मतलब पनिशमेंट और प्रोविज़न के बीच में सबसे ज़्यादा गैप, यानी परिभाषित खंड और दंड वाला प्रावधान में सबसे ज़्यादा पूरी आईपीसी में जो गैप है धाराओं के बीच में, वो 268 में ही है। 268 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है, उसका प्रावधान दिया गया है, जबकि 290 में इतनी दूर जाकर उसका दंड दिया गया है। तो दंड की धारा और प्रावधान से संबंधित धारा दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा पूरी आईपीसी में जो गैप दिया गया है, यानी तो वो धारा 268 और 290 है, जो पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है, उसमें दिया गया है। और फिर हम वही बात करते हैं
274 औषधियों का अपमिश्रण से संबंधित है। 277 लोक जल स्रोत से संबंधित। 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपकार बनाना। 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने से संबंधित है। 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। तो यहाँ से धाराएं पूछ लेता है, एक बार जरूर देख के जाना। 268, 269, 272, 277, 278, 279, 280 इन धाराओं को विशेष रूप से पढ़कर जाना है। मार्जिनल नोट्स खाली याद करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है 292 जो अश्लील पुस्तकों आदि के बारे में बताता है। 292 पर एक हिकलन का नियम दिया गया है। हिकलन का पूछ लेता है आईपीसी में हिकलन का नियम किस धारा पर बेस्ड है। तो आईपीसी में जो हिकलन का नियम है वो आईपीसी की धारा 292 पर बेस्ड है। वहीं हम बात करते हैं तरुण व्यक्ति की अश्लील वस्तुओं का विक्रय। तो तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय की जो बात करता है वो धारा 293 करता है। तो तरुण व्यक्ति कितनी उम्र का माना गया है, यानी वैसे तो जनरली जो आईपीसी में जो वयस्कता की उम्र दे रखी है वो 18 वर्ष दे रखी है, लेकिन जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 दिया गया उसके अकॉर्डिंग 18 वर्ष है। लेकिन जो तरुण की बात की गई है आईपीसी की धारा 293 में, वहाँ 20 साल की बात की गई है। तो तरुण कौन माना जाएगा? तरुण वो व्यक्ति माना जाएगा जो 20 साल की उम्र पूरी कर चुका है। वहीं सेक्शन 294 अश्लील कार्य और गाने से संबंधित दिया गया है। तो पूछ लेता है अश्लील कार्य और गाने से संबंधित आईपीसी में प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है। तो धारा 294 में दिया गया है। वहीं धर्म से संबंधित अपराध अध्याय 15 में है। तो यहाँ हमें 297 पढ़ना है बस। कब्रिस्तान आदि में अतिचार से संबंधित धारा 297 है। वहीं सबसे बड़ा अध्याय, फिर हम बात करते हैं अध्याय 16 की जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे बड़ा तो अध्याय 17 है, लेकिन जो अध्याय 16 है वो बात करता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो कभी कभी पूछ लेता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध से संबंधित आईपीसी के किस अध्याय में प्रावधान दिया गया है। तो अध्याय 16 बात करता है। तो यहाँ से हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है। और हाँ, सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन 3 जरूर पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु। ये पूछ लेता है कि माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु से संबंधित आईपीसी में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो दे देगा 299 का स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3। तो स्पष्टीकरण 3 यानी एक्सप्लेनेशन 3 में माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु से संबंधित प्रावधान दिया गया है 299 के स्पष्टीकरण 3 में। तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। वहीं आईपीसी की धारा 301 जो बात करती है अंतरित विद्वेष का सिद्धांत या हेतु के श्वास का सिद्धांत। दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं आईपीसी की धारा 301 में। तो हम इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे। अंतरित विद्वेष का सिद्धांत या हेतु के श्वास का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में प्रावधानित है। तो आईपीसी की धारा 301 में प्रावधानित किया गया है। वहीं हत्या 300 में परिभाषित है, 302 में उसके लिए दंड है। और फिर बात करते हैं 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 भी डोहरी पनिशमेंट यानी दहेज मृत्यु से संबंधित है। वहीं 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 307 हत्या करने का प्रयत्न। 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। वहीं हम बात करते हैं 310 ठग। 311 में ठग का पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन अब जो बीएनएस आया है भारतीय न्याय संहिता उससे ठग के लिए समाप्त कर दिया गया है। अब ठग से संबंधित बीएनएस 2023 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं धारा 312 गर्भपात कारित करने से संबंधित है। 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने से संबंधित है। वहीं मैं इम्पोर्टेंट धारा बताऊं, जैसे 319 पढ़ना है। 320 घोरोपति की बात करता है, यहाँ से पूछ लेता है घोरोपति धारा 320 में कितने प्रकार की दी गई है। तो घोरोपति आईपीसी की धारा 320 में 8 प्रकार की इंजरी की बात करती है। तो 8 प्रकार की जो इंजरी हैं उनके लिए आप अवश्य देख कर जाना, वो अंदर से भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है धारा 323, 325, 326A, 326B। 326B स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। फिर पढ़ना 339, 340, 341, 342, 349, 350, 351, 354, 354A, B, C, D ये सारे देखना है।
359 पढ़ना है, 60, 61, 62, 63, 63 ए, 364, 364 ए, 366 ए, 366 बी, 372, 376 ए, 376 बी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, 376 ई, 377 ये धाराएं पढ़नी है। तो आप देख लेना बेयर ऐप से मार्जिनल नोट्स बस। फिर पढ़ना है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अध्याय 17 में दिया गया है, धारा 378 से 462 तक दिया गया है, जिसमें पढ़ना है 378, 379, 380, 381, 383, 384, फिर पढ़ना 390, 391, 392, 393, 395, 396, 399, 403, 405, 415, 416, 425, 427, 441, 442, 443, 444, 445, 446। फिर पढ़ना है 463 कूट रचना से संबंधित है, 466। फिर पढ़ना है 494 जो द्विविवाह से संबंधित है, 496, 497, 498। तो ये पढ़ना है। वैसे 497 से संबंधित जो पूछता है ज़्यादातर यही पूछता है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का केस आया था 5 जजों की पीठ का। इस केस में 497 के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। अब 497 यानी एडल्टरी कोई ऑफेंस नहीं है आईपीसी में, तो इसके लिए समाप्त कर दिया गया है। वहीं फिर पढ़ना है अध्याय 20A। अध्याय 20A बात करता है पति या पति के नातेदारों के द्वारा क्रूरता। तो सेक्शन 498A जो है 1983 में जोड़ा गया। देखिए मैं बता रहा था आईपीसी की धारा 498A, यानी जो धारा 498A है ये 1983 में आईपीसी में जोड़ा गया था। जो अध्याय 20A जोड़ा गया जो पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, यानी पूछ लेता आईपीसी की धारा 498 कब जोड़ी गई, तो ये 1983 में जोड़ी गई। तो आईपीसी के किस अध्याय में वर्णित है, तो ये अध्याय 20A में दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं फिर अध्याय 21 की जो डिफामेशन से संबंधित है, यानी मानहानि से संबंधित है। तो मानहानि आईपीसी की धारा 499 में परिभाषित है, 500 में मानहानि का दंड दिया गया है। वहीं फिर पूछता है अध्याय 22 आपराधिक अविश्वास, अपमान और क्षोभ से संबंधित है। तो यहाँ से धारा पूछ लेता है 503, 506, 509, 510, यानी 509 ज़्यादा पूछता है। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा या का अनादर करने के आयासित हो या आशय से किया गया हो, यानी किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करना आईपीसी की धारा 509 में दिया गया है। फिर अध्याय 23 जो के अंतर्गत जो धारा 511 है वो जो है प्रयत्न की बात करता है, यानी आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न के लिए दंड दिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे असंभवता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, वस्तु का सिद्धांत। तो इसके लिए विशेष रूप से देख करके जाना है। वहीं मैं बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं जो जिसमें पनिशमेंट से संबंधित पूछ लेता है। तो ये पनिशमेंट इन धाराओं में के अवश्य पढ़ के जाना कि किस धारा में कितना पनिशमेंट दिया गया है, तो इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। तो हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो कि किस धारा में कितना पनिशमेंट दिया गया है। तो ये इन धाराओं को अवश्य देखकर जाना। धारा 120B, 124A, 143, 147, 160, 193, 290, 304B, 309, 326A, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 363, 363A, 366, 376AB, 376D, 376DA, 376DB,
तो इन धाराओं के लिए देख करके जाना है। और है धारा 403, धारा 417, 426, 498, 498A, 509 और 510। इन धाराओं के लिए आवश्यक पढ़कर जाना बेर एक्ट में कि किस धारा में कितना जुर्माना और कितने पनिशमेंट की बात की गई है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के अपराध में कितने व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो धारा 34 जो बात करती है वो सामान्य हादसे की बात करती है, उसमें न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 120B जो है आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है, उसमें भी न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 149 सामान्य उद्देश्यक यानी कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करती है, जिसमें न्यूनतम 5 व्यक्ति को होने चाहिए। 159 दंगे की बात करती है, दंगे के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए। वही लूट 392 जिसमें दिया गया लूट से संबंधित, तो उसके लिए अधिकतम 4 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि 4 से अधिक जैसे ही होंगे तो लूट जो वो डकैती में परिवर्तित हो जाएगी। यानी 4 से अधिक होने पर, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई लूट करते हैं तो वो डकैती माना जाता है। तो इसलिए लूट के लिए अधिकतम 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वही डकैती के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं उनके बारे में बात करता हूँ, जो आईपीसी में कुछ इम्पोर्टेंट केस दिए गए हैं। जैसे आईपीसी की धारा 85 अनैच्छिक मतदाता से संबंधित जो है डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है। आईपीसी की धारा 86 स्वैच्छिक मतदाता है। वासुदेव वर्सेस पिप्सू राज्य 1956 का केस है। आर वर्सेस लिपमैन 1956 का केस है। वहीं मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983 का केस है, जिसमें आईपीसी की धारा 303 को 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित किया गया था। वहीं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 का केस है, जिसमें 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वही सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का केस आया था, उसमें धारा 377 को असंवैधानिक नहीं बताया गया था। यानी सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में असंवैधानिक नहीं बताया, वही नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अभयानंद वर्सेस बिहार राज्य तैयारी के प्रयत्न से संबंधित है, यानी तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर भी इसी में डिफाइन किया गया है अभयानंद वर्सेस बिहार राज्य के केस में। वहीं पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट का केस है, जीने में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो ये बात की गई है पी रतिनाम के केस में, पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 में। वहीं 1996 में ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस आया, जिसमें गरिमा के साथ जीने में मरने का अधिकार शामिल नहीं है की बात करता है। यानी पी रतिनाम वाले में शामिल है जीने में मरने का अधिकार, ज्ञान कौर में शामिल नहीं है, बात की गई है। वहीं बिरला से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये किस केस में बोला गया है? तो ये बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में बोला गया कि बिरला से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस मैंने बताया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो बात करता है सेक्शन 497 को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। वहीं धारा 299 और 300 में अंतर की बात करता है आर वर्सेस गोविंदा का केस। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस बात करता है सामान्य आशय और समान आशय यानी कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस की बात करता है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस। वहीं बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर जो जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो ये बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में दिया गया। वहीं केस है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, जो मथुरा रेप केस के नाम से फेमस है। तो तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस जरूर याद रखना, पूछ लेता कि मथुरा रेप कांड के नाम से कौन सा केस प्रसिद्ध है, तो तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। वहीं हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य वर्सेस M.H. जॉर्ज का जो केस है वो दुराशय से संबंधित है। मतलब मैं प्री के पर्पज़ से बता रहा हूँ, डिटेल में कभी फिर मैं जैसे ही सीरीज लेकर आऊँगा तब डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल प्री के पर्पज़ से मैं वन लाइनर बेस बता रहा हूँ, तो आप इसके लिए एक बार रिवाइज अवश्य करके जाएँ, आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाएगा। 1-2-4 केस यहाँ से ज़रूर आएंगे। वही नेक्स्ट है विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य है, ये जो बात करता है ये प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर वर्सेस लिवेटस ये तथ्य की भूल से संबंधित है। आर वर्सेस टेलर धारा 107 से संबंधित है।
विनायक दामोदर सावरकर बाद जो है नासिक षड्यंत्र केस के नाम से फेमस प्रसिद्ध है, यानी पूछ लेता है नासिक षड्यंत्र के नाम से किस केस को जाना जाता है, तो विनायक दामोदर सावरकर केस है। वही केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन इंदिरा गांधी मर्डर केस के नाम से फेमस है, तो पूछ लेता है इंदिरा गांधी मर्डर केस के नाम से कौन सा वाद प्रसिद्ध है, तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन जो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। वही स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का जो केस है वो पति अपने पति के संरक्षण देने पर दोष सिद्ध नहीं मानी जाती है, तो उससे संबंधित है। वहीं बात करते हैं आर वर्सेस हेकलन, मैंने बताया था हेकलन का नियम आईपीसी की धारा 292 से संबंधित है, तो आर वर्सेस हेकलन का जो केस है यानी अश्लीलता से संबंधित वो धारा 292 से संबंधित है। आर वर्सेस गोविंदा 1876 का केस था, इसमें जस्टिस मेलविल थे, और ये पूछ लेता है कि मैंने बता ही दिया 299 और 300 में अंतर बताया गया है इस केस में। इसके अलावा और भी 2 केस हैं जो धारा 299 और 300 में अंतर बताते हैं, तो इन तीनों केसों में से किसी एक केस को पूछ लेता है। आर वर्सेस गोविंदा, नेक्स्ट है एपी राज्य वर्सेस आर पुनाया 1974, नेक्स्ट है अगस्टाइन सल्दाना वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003। तो ये 3 केस हैं जिसमें धारा हत्या और आपराधिक मानव वध में अंतर पूछ लेता है। नेक्स्ट है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो बात करता है भारत में आपराधिक मामलों में आयोजित जूरी द्वारा अंतिम मुकदमा था ये KM नानावती वाला जो केस था। वहीं शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत संघ 2014 का केस है जो मृत्युदंड की सजा पाए हुए कैदियों की सुरक्षा से संबंधित है। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस भारत संघ। नेक्स्ट है लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो अम्ल फेंकने के वाले जो अम्ल जिसके ऊपर फेंका गया उससे जो पीड़ित है उसके लिए तत्काल न्यूनतम 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वही नेक्स्ट केस है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें लैंगिक पीड़न से संबंधित जो अपराध हैं उससे संबंधित है ये, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किए। वहीं नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है जिसमें आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 का निर्वचन किया गया, जिसमें पति पत्नी की बिना सहमति के उसके साथ संबंध बनाता है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। इस केस से पहले 15 वर्ष थी उम्र, यानी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना रेप की स्थिति उस रेप की कैटेगरी में आता था। लेकिन अब इस केस के बाद से 18 वर्ष से कम की महिला यानी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो अब रेप की कैटेगरी में आएगा, यानी एज जो 18 कर दी गई। वही कुलदीप कुमार वर्सेस बिहार राज्य भी रेप से संबंधित है। आर वर्सेस ऑसबॉर्न आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। ऋषभदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सामान्य हादसे से संबंधित है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 का केस है। 5 जजों की जजमेंट बेंच ने जजमेंट दिया जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जो धारा 377 की संवैधानिकता से संबंधित है। वहीं महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस है जो धारा 511 से संबंधित है, यानी आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। आपराधिक प्रयत्न से संबंधित और भी केस पूछ लेता है जिसमें है अभ्यानंद वर्सेस बिहार राज्य, आर वर्सेस स्पाइसर, आर वर्सेस ऑसबॉर्न, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, क्यून वर्सेस कल्याण सिंह और श्री कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य। तो ये इतने केस जो है आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। वही महाराष्ट्र राज्य वर्सेस MH जॉर्ज जो है दुराश्रय से संबंधित है। वहीं मैं कुछ लेटेस्ट केसों की बात करता हूं जिसमें भारत के महान्यायवादी वर्सेस सतीश 2021 का केस है। स्किन टू स्किन टेस्ट को रेप माना गया था। वहीं SG बॉम्बार्ड केरे वर्सेस भारत संघ 2022 का केस है जिसमें धारा 124A जो राजद्रोहात्मक मामले की कार्यवाही स्थगित तथा केंद्र को इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया, यानी जो राजद्रोह से संबंधित मैटर था आईपीसी की धारा 124A को स्थगित कर दिया गया है SG बॉम्बार्ड केरे वर्सेस भारत संघ 2022 के केस में।
वहीं बीरबल कुमार निषाद वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2021 का केस है, जो यौन अपराध से पीड़ित महिला के मामले में उसके नाम का प्रकटन नहीं किया जाएगा से संबंधित है। बीरबल कुमार निषाद वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस। आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक प्रोविज़न आईपीसी से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आपके समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई आपके हिसाब से कोई सुधार करने योग्य हो तो आप उससे मुझे बताएं, कमेंट करें। मैं अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, तो सारा वीडियो अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद।